तब तो हम्म। आपके फेवर में चलेगा। सर्कुलर नहीं है तो आप जितने भी केस लॉ डालते रहिए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब सिर्फ मेरिट टू सर्टेन एक्सटेंट लॉ इफ सर्कुलर इज फेवरिंग। क्या है और वो जरूरत क्यों है, उसके लिए एक बार ट्रिब्यूनल सेटअप हो रहा, वो इसीलिए। लेकिन जैसे ट्रिब्यूनल सेटअप होगा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ट्रिब्यूनल में अच्छे तरह से अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके। तो मैं पहले उसका वो ट्रिब्यूनल वाला बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए वो बता देता हूँ, ताकि आप इस जो हम लोग एंटिटी सोच रहे हैं बनाने की, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल जवाब करूं, उसके बाद मुझे एक बात बताइए। आप ऑर्डर आता है डीआरसी 07 में के अगेंस्ट, आप अपील में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं एपीएल 01, फिर एपीएल 02 आ जाता है। तो आप कमिश्नर, मतलब बेसिकली आप अपेलेट अथॉरिटी में, जिसको हम लोग फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का नाम देते हैं, FAA। कितना परसेंट जमा करवाते हैं आप? कितना परसेंट जमा करवाते हैं? 10% ऑफ 10%। टैक्स। अब इससे केस अगर आपके फेवर में नहीं आता है, तो आप जाते हैं कहां? ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल का नाम क्या है? जीएसटी स्टैट। अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहां पर कितना परसेंट जमा करवाना होगा आपको? 20% से। 20% ऑफ टैक्स। तो टोटल कितना जमा करवा चुके आप? 30%। 30% ऑफ टैक्स जमा करवा चुके ट्रिब्यूनल में जाने के लिए। ट्रिब्यूनल में भी अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो क्या होगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट। कोर्ट। हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू हुआ तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर हाई कोर्ट नहीं जाना। अब कहानी ये आ गई कि अगर ट्रिब्यूनल में आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो आपको कितना परसेंट जमा करवाना होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? 100% सर। 100%, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब ट्रिब्यूनल में आपको केस जीतना जरूरी है, नहीं तो आपको 100% टैक्स जमा सब करवाना टैक्स। पड़ेगा, तभी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा भी पाएंगे। वो ऐसे ही रिकवरी कर लेंगे, हाई कोर्ट जाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 100% टैक्स की, यानी कि बैलेंस 70% रिकवर करेंगे आप। ये जब ऑर्डर आता है तो कौन कौन से ग्राउंड पे के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं? कितने ग्राउंड्स हैं बेसिकली? टेक्निकल में क्या देखते हैं आप? क्या लिखा हुआ टेक्निकल में? सिग्नेचर नहीं है, टाइम बार्ड है, जुरिडिक्शन ऑफिसर नहीं है, आपके पास जुरिडिक्शन नहीं है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के का जुरिडिक्शन स्टेट टैक्स ऑफिसर के पास नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो टेक्निकल में आती है। दूसरा होता है लॉ, 16(4), किसी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करना। सर जब 1 2 3 था तब ये लॉ था, अब वो 1 2 3 रहा नहीं, तो ये लॉ सस्पेंडेड है, ओमिटेड माना जाएगा। तो ये सब लॉ के ग्राउंड्स है। और तीसरा है मेरिट, जहां पर आप डॉक्यूमेंट्स दिखलाते हैं कि मेरा आईटीसी मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पास इनवॉइस है, गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, चालान की कॉपी दिखला दी है, बिल्टी दिखला दी है, ट्रक का एड्रेस दिखला दिया, टोल से पास किया है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप दिखलाते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, वो किस ग्राउंड को एंटरटेन कर? मेरिट को सर। मेरिट को। तो ये यस। जनरली मेरिट के बेसिस पे जाती है। लॉ अगर सर्कुलर है या बोर्ड मीटिंग के मिनट्स दिखला दीजिए, वो एजेंडा आइटम दिखा दिए, तो आपके फेवर में आ भी सकता है। लेकिन टेक्निकल ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी देखती है? हेलो। नो सर। कभी नहीं देखेगी। तो टेक्निकल इश्यूज के लिए और कुछ हद तक लॉ इश्यूज के लिए आपको तो ट्रिब्यूनल ही जाना होगा। ट्रिब्यूनल। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप जाते हैं, सिग्नेचर नहीं है ट्रिब्यूनल में, देर इज नो सिग्नेचर। तो आप मुझे एक बात बताइए, इफ देर इज नो सिग्नेचर और यहां जाते हैं ट्रिब्यूनल में, तो आप इस केस को क्या पॉइंट्स रखेंगे? आपके पॉइंटर्स क्या होंगे? लॉ के किसी ग्राउंड में जाते हैं तो आपके पॉइंटर्स क्या होंगे? यहां पर अनुमान कितने पेज का अपील बनता है? मान लीजिए 15 पेज एट मैक्स। यहां पर जो, अब जब लॉ के ग्राउंड में आप देखिएगा कुछ जजमेंट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लीजिए, या फिर हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट देखिए, दे रन इन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। वो इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे केस लॉज जजमेंट्स कोटेड हैं। मान लीजिए, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये सेक्शन 129 में भी लिखा हुआ था, सेक्शन 130 में भी लिखा हुआ था, करेक्ट है?
दोनों जगह नॉट विथस्टैंडिंग लिखा था, बाद में तो 130 से इन्होंने हटाया, लेकिन दोनों जगह लिखा हुआ था ना। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए अपेलेंट था, रेस्पोंडेंट थे, तो इसको इंटरप्रेट करने इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसके लिए कितने केस लॉस पढ़ने पड़े होंगे? करेक्ट, यस और नो? एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसके लिए कितने केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे? आप सोच के देखिए, कितना ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। आप ट्रिब्यूनल को मानिए ये एज गुड एज हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में तो बहुत कम केसेस जाएंगे, अभी जितने केसेस जा रहे हैं वो क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं है इसलिए जा रहे हैं। जैसे ही ट्रिब्यूनल सेटअप होगा हाई कोर्ट में 1% से लेकर मान लीजिए 5% तक केस जाएंगे, सारे केस ट्रिब्यूनल तक पहुंचेंगे। तो आपको ट्रिब्यूनल के लिए रेडी होना चाहिए। अब जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग सीएमए, दे कैन अपीयर टिल ट्राइब्यूनल। और जिन्होंने, जिनकी क्वालिफिकेशन ये नहीं है प्रैक्टिसिंग वाली, सीए, सीएस, सीएमए वाली, लॉयर भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, लॉयर तो हाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन उन्होंने जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास किया हुआ है, तो वो भी ट्रिब्यूनल तक जा सकता है। तो सिर्फ बीकॉम लेकिन जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास किया हुआ तो ट्रिब्यूनल तक जा सकता है। अब इसमें ड्रेस कोड भी लागू है सर ट्रिब्यूनल में? चलिए वो पॉइंट नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इस सेशन का, लेकिन आप समझिए कि वो जा सकता है। तो आप लोग को अब ट्रिब्यूनल की तैयारी करने के लिए यू हैव टू हैव मोर रिसोर्सेस, क्योंकि अभी तक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आ रहे थे हम लोग पढ़ पा रहे थे, taxbyKK.com में हम लोग डाल भी रहे हैं। लेकिन जब ये हर स्टेट में ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएगा और एक प्रिंसिपल बेंच रहेगा दिल्ली में, तो आप सोचिए ट्रिब्यूनल हर स्टेट में सेटअप होने के बाद हजारों की संख्या में जब ये जजमेंट, जैसे सी स्टैट में देख लीजिए आप, कितना जजमेंट आता रहता है, आप इसको ट्रैक कर ही नहीं सकते। उसके लिए तो एक प्रोफेशनल चाहिए। तो हमें चाहिए कुछ वेबसाइट्स के सब्सक्रिप्शंस। आज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मेंसरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ टैक्सेशन लॉ में मिले जरूरी नहीं है, वो अदर लॉ पीएमएलए में भी मिल सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी मिल सकता है, तरह तरह के जजमेंट्स होंगे कोर्ट्स के। वो सारे जजमेंट्स हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग एक ट्रिब्यूनल का एक अच्छा ग्राउंड्स बना के ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान से गए तो हमें भी नुकसान है और पार्टी को भी नुकसान है। पार्टी को नुकसान होगा तो हमें तो नुकसान होगा ही होगा। अब कौन कौन सी वेबसाइट चाहिए होगी हमें? जैसे एक टैक्समैन चाहिए होगी, एससीसी चाहिए होगी, ये सब खर्चे। तो ये सब वेबसाइट, अब मान लीजिए इसका टैक्समैन का 50,000 रुपया साल का, इसी का भी 1 लाख रुपया साल का, मुझे नहीं पता लेकिन मैं अंदाजा बता रहा हूँ। और कुछ कुछ और सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए होगी तो मोटा मोटी मान लीजिए कि हमें ट्रिब्यूनल में जाने के लिए 2 लाख रुपया साल का अगर खर्च करना है तो एक सिंगल पर्सन करे या एक ग्रुप करे, ऑब्वियसली फायदा तो उसी में जब ग्रुप करे। तो ये इसके कारण, क्योंकि हम ट्रिब्यूनल के पास जा सके, अपना अच्छा केस रिप्रेजेंट कर सके, तो हम लोग को एक सिनर्जी भी चाहिए, हम लोग सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। तो इसीलिए जब मैं इस बार बैंगलोर गया था तो अरविंद जी भी थे, तो अरविंद जी से भी मैंने यही सारी बातें डिस्कस की थी। और जब मैं मैंगलोर में था तो देवी प्रसाद जी भी थे, वहां भी मैंने ये बातें डिस्कस की थी। तो इस ये एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रिब्यूनल में केसेस हम लोग फाइल कर सके और अच्छे तरह से उसका ग्राउंड बना सके, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ। और सिनर्जी तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, मैं जितना रिप्लाई बनाता हूं वो भी एक जगह इकट्ठा करके वो उस एंटिटी को मैं दे दूंगा, तो वो भी होगा। मैं जितना भी कुछ रिप्लाई उप्लाई बना रहा हूँ वो सारा कुछ अवेलेबल होगा। तो जैसे ही ये सारा कुछ अवेलेबल होगा हम लोग को टाइम भी कम लगेगा ट्रिब्यूनल का रिप्लाई बनाने में। और फिर ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अगर सही ग्राउंड रेज कर दिए तो ट्रिब्यूनल में केस जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है। किसी को इसमें कुछ कहना है तो कहिए।